अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप यूर ऑल वेल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी जा रही है। और हमने जो है बात अभी तक की इंटरनेशनल लॉ की इंट्रोडक्शन की, हमने बात की इंटरनेशनल लॉ के कंपैरिजंस की, उसके म्युनिसिपल लॉ के साथ, उसकी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की हमने बात की, हमने एवोल्यूशन की बात की कि किस तरह इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व कर रहा है, चेंज हो रहा है, और जो है ना इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व किया किस तरह, हिस्टोरिक उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था। लेकिन जो आज का लेक्चर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं आपको कहूं कि इंटरनेशनल लॉ के लिए, क्योंकि आज का लेक्चर बात करेगा आपकी सोर्सेस के बारे में। किसी भी कानून के अंदर जो उस कानून को बनाने का तरीका है, जहां से वो कानून डिराइव होता है, जहां से उसकी बेसिस बनती हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो इंटरनेशनल लॉ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इंप्लीमेंट किस तरह करना है, उस पर भी हम बातें करेंगे। इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जो है कहीं जंग कब हो सकती है, पीस कब हो सकता है, उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स, उसमें नेशनैलिटी, उसमें हाईजैकिंग, उसमें हर एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे अपने अगली स्लाइड्स के अंदर, अगले लेक्चर्स के अंदर। लेकिन आज का लेक्चर उस बेस को बनाएगा कि ये सारे कानून, ये सारे फैसले, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई चीज चली जाती है तो वो किस तरह फैसला होता है, वो किन सोर्सेज के ऊपर फैसला होता है। तो आइए और आज हम जो है ये लेक्चर जो है वो करते हैं, जिसके अंदर हम ये बात डिस्कस करेंगे कि उसकी सोर्सेज क्या है इंटरनेशनल लॉ की। ठीक हो गया। तो देखिए, किसी भी चीज की सोर्स क्या होती है। सोर्स वो चीज होती है, वो प्लेस होती है जहां से वो डिराइव करता है, जहां से वो निकलती है, जहां से वो एमिनेट करती है उसकी वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि जहां से उसकी जो है असर रसूख जो है उसका, वो कहां से निकलता है। या मैंने कोई फैसला करना है किसी भी चीज का, तो मैं किन चीजों को कंसल्ट करूंगा, किस ऑर्डर में कंसल्ट करूंगा। और मैंने अगर इंटरनेशनल लॉ ने, हमने कोडिफिकेशन की बात की, स्टार्ट की कि इंटरनेशनल लॉ बन रहा है, तो अगर इंटरनेशनल लॉ ने डेवलप करना है तो वो कौन सी सोर्सेज हैं जहां से नए कानून आ सकते हैं। ठीक हो गया। वो सोर्सेज जो है ना, वो आपके वो है जो कोर्ट यूज करता है आपकी जजमेंट जो है लिखने के लिए किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट में। जब आपके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, तो उसके अंदर कौन से वो जो है तरीके आपके जो है ना यूज किए जाते हैं। आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक जो है सेंट्रल कोर्ट है, जहां कोई भी दो स्टेट्स के इशू आते हैं, क्योंकि स्टेट्स जो है सॉवरेन होती हैं, स्टेट्स का कंसेंट की बेस के ऊपर आपस में चल रहे हैं, हिस्टोरिकली आपस में इतना रिलेशन रहा है। अब अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो सिवाय जंग के और बड़े कम तरीके हैं कि आप उसको कर सकें। तो इंटरनेशनल लॉ का तो मकसद ही क्या था, पीसफुल सेटलमेंट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस अगर आप कहेंगे तो वो ज्यादा अच्छी बात है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस हमारा जो है मकसद था। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक जो है आइडिया होता है जिसको कहते हैं रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि अगर किसी एक फोरम ने, किसी एक कॉम्पिटेंट फोरम ने कोई चीज को डिसाइड कर दिया है, फैसला हो गया, ये म्युनिसिपल लॉ में भी अप्लाई करता है, उधर भी करता है, कि अगर किसी कॉम्पिटेंट फोरम ने कर दिया है तो उससे सिमिलर लेवल या उससे नीचे लेवल का कोर्ट नहीं फैसला कर सकता। तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हायर कोर्ट है, अगर वो फैसला कर देगी तो फाइनलिटी अचीव हो जाएगी। ठीक हो गया। उसका अपील का और वो तरीका तो है, बट द पॉइंट इज कि एक फाइनलिटी अचीव हो जाएगी कि अगर रेस जुडिकाटा से, वही जो बात है कि कॉम्पिटेंट फोरम है। और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इतने हिस्ट्री में चलता आ रहा है, तो इसको कोडिफाई करना, इस तरह की वैल्यूज को कोडिफाई करना कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो अप्लाई हो, ये बहुत जरूरी है। ये सब कुछ इस चीज से डिराइव करता है, ये आपने याद रखना है। जब आपको सोर्स की बात आए, आपने सबसे पहले, मैं कभी भी पूछूं, कोई पूछे, आपने सबसे पहले उसको कहना है सोर्स है, तो इसका मतलब है आर्टिकल 38(1) ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट। याद कर ले, रट्टा मार ले, कोई मसला नहीं है। 38(1) ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट, ये आपका सवाल भी शुरू इसी से ही होना चाहिए जब भी सोर्स का आता है। ठीक हो गया। आईसीजे का स्टैट्यूट का, आईसीजे किस तरह फैसला करेगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका आर्टिकल 38(1) है, जो कि सोर्स का बताता है कि कोर्ट whose function is to decide in accordance with international law, कि इंटरनेशनल लॉ की जो है उसके अंदर, इंटरनेशनल लॉ की जो है बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट जो उसके पास आता है, उसको इस बेसिस के ऊपर उसने फैसला करना है। ठीक हो गया। अब जो है आपने इसके अंदर क्या, अगली बात हम करते हैं कि अब सोर्सेज क्या है, जो आर्टिकल 38(1) हमें सोर्सेज बताता है, तो वो क्या सोर्सेज हैं जो कि वो हमें बताता है। ठीक हो गया।
उसमें ये जो सोर्सेज है ये हायरार्की की बेस के ऊपर है, ठीक है, कि सबसे पहले ट्रीटीज आती हैं, सबसे पहले सबसे जरूरी फोरमोस्ट सबसे पहला जो मैं जो है ना वो लगाऊंगा, अगर जो है एक सोर्स जिससे अगर मुझे फैसला हो जाता है, कोई भी इशू होता है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि यार इनके बीच में, दो मुल्कों के बीच में कोई ट्रीटी तो नहीं है। अगर वो ट्रीटी है तो वो सबसे पहली सोर्स है किसी भी फैसला करने की, किसी भी डिस्प्यूट के अंदर, ठीक हो गया। ये पहली सोर्स है, इसको हम सोर्सेस को बाद में भी डिफाइन भी करेंगे। 2 इज कस्टम्स। कस्टम्स क्या है? वो लॉन्ग स्टैंडिंग, अनइंटरप्टेड, अनचैलेंज्ड वैल्यूज, प्रिंसिपल्स जो हमारे चलते आ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। अगर तो ट्रीटी नहीं है, अगर तो ट्रीटी नहीं है तो फिर मैं इस पे मूव करूंगा, याद रखना, ठीक हो गया। तो अगर तो ट्रीटी नहीं है तो फिर हम इसके ऊपर मूव करेंगे, वरना हम ट्रीटी से फैसला करेंगे तो फिर आप कस्टम्स के ऊपर जाएंगे। जो हिस्टोरिकली चीजें चलती आ रही हैं, जो सारी दुनिया के अंदर कॉन्डक्ट के अंदर हैं, जो कि जो है सबको पता है, यही बात है कि एक सजा जो है दोबारा नहीं की दी जा सकती, एक ही गुनाह की एक दफा ही सजा होती है, बार बार नहीं दी जा सकती। तो कस्टम्स है, अगर ट्रीटी नहीं साइन हुई हुई इसके ऊपर तो मैं कस्टम्स की बेसिस के ऊपर फैसला कर दूंगा। कस्टम्स भी अगर हमें कोई अच्छा सोर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो फिर हम जाएंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के ऊपर, कि अगर कोई अनइंटरप्टेड नहीं है तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, जैसे मैंने रेस जुडिकाटा वगैरह बताया है, वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि शायद जो है कस्टम्स तो हैं जो कि चल रहे हैं, दुनिया एक्सेप्ट करती है। वो एक है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे लॉयर्स, हमारे स्कॉलर्स, हमारे लॉ के एक्सपर्ट्स ने जो है डिवाइस किए हुए हैं, जो दुनिया में कोर्ट्स इस्तेमाल करती हैं, डोमेस्टिक कोर्ट्स भी करती हैं। तो उनको जो है हम इसका एक सोर्स लेंगे डिसीजन मेकिंग का। अगर वो भी नहीं होता तो फिर हम जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर आएंगे। जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं? जो पहले फैसले हुए हुए हैं, ये बाइंडिंग नहीं होते, ठीक हो गया। ये जो पहली 2 सोर्सेज हैं ये बाइंडिंग सोर्सेज होती हैं, ठीक हो गया। इनके ऊपर फैसले हो सकते हैं जो कि बाइंडिंग है, कि अगर ट्रीटी हुई है तो फैसला करना ही करना है, ट्रीटी तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग है। ये नॉन बाइंडिंग है उसके बाद से, ठीक हो गया। याद रखना कि नॉन बाइंडिंग है, इनके ऊपर जो है आपकी एडजुडिकेशन फैसले नहीं हो सकते, ठीक हो गया। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजंस क्या हैं? आपके वो फैसले हैं जो कि जो है पहले ले चुकी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके बारे में, ठीक हो गया। तो ये आपका जो है इसके ऊपर सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद ज्यूरिस्टिक वर्क्स, वो वर्क्स जो कि वो एक्सपर्ट्स ने कई दफा जो है, अगर मैंने न्यूक्लियर उसके ऊपर बात करनी है तो मुझे नहीं पता कि न्यूक्लियर की डेफिनेशन क्या है या बात क्या है, तो अगर जो है डिटेल्स कई दफा लॉयर्स जो जजेस है उनको नहीं पता होती, तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन या ज्यूरिस्टिक वर्क्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। जो सबसे पहली सोर्स है हमारी इस सारे के अंदर, जो सबसे फोरमोस्ट सोर्स है, वो है ट्रीटी। ट्रीटी क्यों इतनी जरूरी है? ट्रीटीज से क्यों, हम ट्रीटीज के ऊपर मेरा सेपरेट एक लेक्चर भी होगा, जरूर सुनना। ट्रीटीज पे सवाल होते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ट्रीटीज क्यों है? क्योंकि वो मेथड है जिससे स्टेट्स आपस में, क्योंकि ट्रीटीज किस बेस के ऊपर होती है? कंसेंट पे। मैं और वो मुल्क जो है, जो पाकिस्तान और इंडिया, दोनों आपस में बैठ के डिस्कस करके हम ट्रीटीज के, जब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा तो आप देखेंगे कि किन प्रोसेस से वो ट्रीटी होती है। तो जब हमने वो फैसला करके कह दिया कि हम इन दोनों पे कॉन्ट्रैक्ट करके साइन कर रहे हैं, तो फिर जो है आपको उसको लीगली बाइंडिंग जो है समझना है। वो रूल बन गया है जो कि आपने फ्री विल से, अपनी कंसेंट से जो है आपने उसका फैसला किया है। आप अगर ट्रीटी साइन कर दी तो आप डोमेस्टिक लॉ को नहीं कि हमारे तो यहाँ का कानून ये इजाजत नहीं देता, आपने ट्रीटी की है तो अब आप अपने डोमेस्टिक लॉ को किसी तरह हार्मनी के अंदर उसके लेके आए, क्योंकि जो है वो ट्रीटी अप्लाई होगी। और इंडस वाटर ट्रीटी फॉर एग्जांपल, अगर उसका जो है कोई होती है इस तरह की चीज, तो उसके जुडिशियल मेथड के अंदर वो ट्रीटी में जो जो चीजें साइन हुई हैं वो अप्लाई करेंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक हो गया। इसका एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ट्रीटी के अंदर ही मेंशन होता है कि अगर इसको नहीं करेंगे तो क्या चीज होगी। कोई एक पार्टी यूनिलैटरली
रिवोक नहीं कर सकती। ये भी हम जब आप ट्रीटी वाला पार्ट देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि एक पार्टी नहीं यूनिलैटरली रिवोक कर सकती ट्रीटी साइन करने के बाद। ठीक हो गया। जनरल ट्रीटीज हो सकती हैं, जैसे यूएन चार्टर है, सारों के लिए है, किसी मुल्क के स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक ट्रीटी जैसे इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान की है। ठीक हो गया। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमारे कस्टम्स हैं, जो कि जो है 1000 सालों से, इतने अरसे से अनइंटरप्टेड चीजें चल रही हैं, जिसपे हम इसके बाद बात करेंगे, तो वो कई दफा जो है इतने ज्यादा नहीं है। मुल्क, दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया के चेंजिंग नेचर, चेंजिंग नीड्स हैं, उस नीड्स के हिसाब से जो है ना ट्रीटीज एक बड़ी अच्छी सोर्स है जो कि जो है ना आ जाती है। कोई रूम नहीं होना चाहिए मिस इंटरप्रिटेशन का। कोई जो है ना फैसला, अगर दो मुल्कों का कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई रूम नहीं होना चाहिए कि वो कह सके अच्छा मुझे तो पता नहीं लगा था, या हमें हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तो अगर ट्रीटी हो गई है तो इसका मतलब है कि फैसला हो गया है, अब ये बाइंडिंग एक आप पे चीज बन गई है। तो आर्टिकल 2 वियना कन्वेंशन का आपका लॉज ऑफ द ट्रीटी, तो जब भी ट्रीटी आए तो आपके जहन में फौरन वियना कन्वेंशन और लॉज ऑफ ट्रीटी आ जाना चाहिए कि ट्रीटी क्या है। एक एग्रीमेंट है वे टू और मोर स्टेट सीक टू establish और seek to establish a relationship governed by international law। तो पूरा इंटरनेशनल लॉ रेस्ट ही ट्रीटी के ऊपर करता है, जहां दो मुल्क अपने रिलेशनशिप को एग्री करके कंसेंट की बेसिस के ऊपर कर लेते हैं कि आपस में मिलके कि हमने इन चीजों के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करना है। ठीक हो गया। ट्रीटी जो है वो आपकी लॉ मेकिंग भी हो सकती है और ट्रीटी मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। अब इनका फर्क हम देख लेते हैं। लॉ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इनको कहते हैं, जो कानून एक लॉ, जनरल लॉ बन जाए। जब इतने सारे ज्यादा मुल्क जो हैं वो आपस में जो है आपस में डील करते हैं, कोई ऐसा जनरल रूल बना देते हैं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, इंटरनेशनल लॉ के लिए एक कानून की हैसियत रख लेता है। कि यूएन चार्टर ने कहा कि कोई भी जो है बच्चे को ऐसे फोर्स्ड लेबर जो है या चाइल्ड लेबर के लिए हम अलाउ नहीं कर सकते। सारे मुल्कों ने उसमें किया। अब कुछ मुल्क उसके अंदर अगर नहीं भी करते तो क्योंकि एक जनरल रूल, एक जनरल लॉ बन रहा है इसके अंदर कि जो है ना सारे मुल्कों का एक कस्टम ही एक तरह का बन रहा है, एग्रीड, तो एक लॉ मेकिंग जो है ना वो ट्रीटीज हो जाती हैं आपकी। अगर ट्रीटी मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेसिफिक पार्टनर्स के बीच में, सर्टेन स्टेट्स के बीच में कोई बात हो रही है, तो वो कोई जनरल रूल नहीं क्रिएट कर रहा दुनिया के लिए, वो उन दो मुल्कों के इंटर रिलेशनशिप की बात कर रहा है। अगर वो कहते हैं कि हमारे पानी को, सारा पानी जो इंडिया से पाकिस्तान आता है वो सारा पाकिस्तान में जो है ना चला जाए, कोई इंडिया ना रखे, तो ये जनरल रूल नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारे मुल्क जो है वो इकट्ठे होके जो है ये फैसला करेंगे, कोई 100 मुल्क जो है ना ये कहते हैं कि हमने इस तरह पानी का करना, तो एक जनरल प्रिंसिपल आ जाता है। फिर भी वो बाइंडिंग नहीं होता, बट जो है ना जनरली आपका जब दो ने कर लिया तो फिर वो बाइंडिंग हो जाता है। रिकरेंस ऑफ ट्रीटीज लेइंग डाउन सिमिलर रूल, वही मैंने आपको बताया कि किस तरह ट्रीटी मेकिंग, जो ये ट्रीटी जो है आपकी ट्रीटी मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट जो दो मुल्कों के बीच में, वो किस तरह एक रूल बना देते हैं। जब वो रिकरेंस हो उनमें कि वो बार बार जो है अलग अलग मुल्क जो है वही चीज करी जा रहे हैं कि सारा पानी नीचे वाला ले जाए, सारा पानी नीचे वाला ले जाए, तो आहिस्ता एक सिमिलर रूल बन जाता है। किस तरह ट्रीटी मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं, लॉ मेकिंग ट्रीटीज बन। अगर जनरलाइज्ड फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज टू जनरल के बहुत सारे मुल्क जो है उसको इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं चीज को, और एग्जिस्टेंस ऑफ रूल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लॉ के अंदर बदल जाए जो है अपने प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट से, कि आहिस्ता आहिस्ता हर मुल्क उसको अपने लिए एक लॉ कंसिडर करना लग जाए, जो है ना कि अपनी ओपिनियन ज्यूरिस, मैंने आपको बताया था कि फैसला ना सिर्फ फैसला करना ज्यूरिस का, लेकिन मतलब उस तरह से फैसला करना कि उस प्रिंसिपल को अपने ऊपर लीगली बाइंडिंग समझना। ये चीजें जब होने लगती हैं तो वो ट्रीटी मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एक लॉ मेकिंग ट्रीटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। आप विड्रॉ कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटी की प्रोविजंस के हिसाब से। कुछ ट्रीटीज अलाउ करती हैं कि एक पार्टी रिवोक कर जाए, कुछ ट्रीटीज नहीं करती। ये जो मेरा ट्रीटीज वाला लेक्चर होगा उसमें आपको और ज्यादा इसकी डिटेल के अंदर हम ये बात करेंगे। तो ट्रीटीज बाइंडिंग होती हैं। ट्रीटीज में रेट्रोस्पेक्टिव है, ये रेट्रोएक्टिव नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इसके अंदर जो है एप्लीकेशन नहीं होती कि जो है अगर ट्रीटी आज साइन हुई है तो हम
पुरानी कोई वॉयलेशन जो है उसको इस ट्रीटी की वॉयलेशन नहीं समझ सकते, ठीक हो गया। और ये कंसेंट पे बेस्ड होती है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप ये वाली बात भी और मेरा ट्रीटी वाला लेक्चर भी, दोनों को मिला के ट्रीटी का आपका जवाब आ सकता है। इसमें मैंने आपको बताया कि लिबिया और टेक्साको जो कि आपकी एक पेट्रोलियम की कंपनी है बड़ी मशहूर, उसके अंदर जो है आपस में हो गया था कि लिबिया ने सबको नेशनलाइज करना शुरू कर दिया था, जो आपकी उधर ऑयल फर्म्स थी और ऑयल फील्ड्स थी। कंपनीज ने कंप्लेन कर शुरू कर दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कि ये तो बात नहीं हुई, कि जो है ना आप इस तरह तो नहीं कर सकते। तो लिबिया ने कहा कि हमारी इंटरनल सॉवरेनिटी है, हमारी खुद मुख्तारी, हम अपने मुल्क में जो मर्जी करें। लेकिन उसके अंदर यह बात हुई कि जब एक ट्रीटी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, ठीक हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है लिबिया का जो है उस कंपनी के साथ, तो आप जो है उसको इस तरह यूनिलैटरली रिवोक नहीं कर सकते। अपनी सॉवरेनिटी और अपनी बदमाशी करके आर्बिट्रेटर्स आए, उसके अंदर इन्वॉल्व हुए और उसके बाद लिबिया ने $152 मिलियन वर्थ ऑफ ऑयल दिया उस टेक्साको कंपनी को, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसको ट्रीटी को जो है रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगली सोर्स है हमारी कस्टम्स। कस्टम्स हमारी सोर्स क्या है? वो जो है वैल्यूज, वो प्रिंसिपल्स, वो बातें जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत अरसे से चल रही हैं, अनइंटरप्टेड हैं, वेल नोन है लोगों को, कंसिस्टेंसी से चेंज नहीं हो रही और कंटेस्ट भी नहीं हो रही, ठीक हो गया, और यूनिफॉर्मिटी से दुनिया में अप्लाई भी कर रही है। जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस कि पूरी दुनिया में वो जनरल तरीके से एक अप्लाई हो रही हैं। कुछ बातें जो है ना, उसकी मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, तो जो पूरी दुनिया में अप्लाई कर रही है। ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट के ज्यूरिस्ट, ओपिनियो ज्यूरिस जो मैंने आपको बात की है, जो लफ्ज था ओपिनियो ज्यूरिस, तो वो बात ये है कि सिर्फ यही नहीं कि जो है ना वो एक जो है दुनिया में चल रही है, बट उसके ऊपर जो पूरी दुनिया के अंदर फैसले हुए हैं वो इन बेसिस के ऊपर हुए कि ये बातें तो लीगली बाइंडिंग है, ठीक हो गया, और बेनिफिशियल नेचर की होनी चाहिए, कोई दुनिया के लिए मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसिक जो है नेचुरल लॉ से जो है आपकी डिराइव करें वो चीजें, ठीक है। और जो है ना वही बात है आपकी जो हो गई। टेस्ट ऑफ कस्टम्स, कोई भी कस्टम का है कि मैंने टेस्ट करना है कि लॉन्ग स्टैंडिंग, अनइंटरप्टेड, वेल नोन, इस तरह से हमारी ये वैल्यू है कि नहीं है, जो कि जो है ना एक प्रिंसिपल है कि नहीं है, जो हमारी चल रही है। जैसे मैंने आपको एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल उसकी दी थी कि सफीर आता है, डिप्लोमेट आता था पुराने जमाने में, कोई मैसेंजर आता था, आपने देखा है मूवियों में कि मैसेंजर आता है जो है ना, सामने बादशाह बैठा होता है, बादशाह जो है उसकी बात सुन रहा होता है, वो कहता है आप पे जंग कर रहे हैं, हम जो है ना ऐलान जंग और तबाह कर देंगे, लेकिन वो उसको नहीं, बंदे को मारता, और उसको मारता है जब, तो उसको बड़ा बुरा कंसिडर किया गया है। तो ये क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग वेल नोन प्रिंसिपल था जिसपे हर बंदा अमल करता है। तो एक तो मटेरियल हो कि इसकी बात बात पे एक्ट्स में, फैसले के अंदर या डिसीजंस में हमारे इसको ओवर टाइम अप्लाई किया गया है, और दूसरा साइकोलॉजिकल कि आप जो है इस रिकरेंस की वजह से अपने आप को बाउंड समझते हैं इस रूल के, कि मुझे उसको करना पड़ेगा, चाहे वो बदतमीजी कर रहा है जो है ना वो डिप्लोमेट, लेकिन मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक कानून है ये कि मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। ये वो है सोर्सेज जो एग्जिस्ट, डेवलप और नर्चर की गई है हिस्ट्री के अंदर ओवर टाइम है, ठीक है। ट्रीटी तो अभी किसी भी बात पे बन सकती है, लेकिन वो कंसेंट पे है। ये इसमें एक्सप्रेस कंसेंट नहीं होता, लेकिन ये ओवर टाइम इतनी इस्तेमाल होती है कि ये बाइंडिंग ही कंसिडर की जाती हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट में। अगर वो बाइंडिंग ना कंसिडर की जाए तो ये कस्टम्स का वो जो है ना हैसियत ही नहीं रखते। लेकिन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर और इनका रोल डिमिनिश होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि वो उस जमाने से टाइम बदलता जा रहा है। यूनिफाइड और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। ओपिनियन ज्यूरिस का मैंने आपको बात बात पे बात बताई है कि ऐसा सिर्फ एक्शन ही ना हो, बट वो एक्शन ऐसे हो जैसे मेरे ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी। यूजेज जो है ना, यूजेज क्या होती है कि ओवर टाइम इंटरनेशनली यूज की जा रही है, ठीक है, कि ये यार इधर भी यूज किया था, इधर भी एक जगह पे किया था, लेकिन उसके अंदर कोई जो है ना उसकी लीगल यूजेज, एक वर्ड यूज होता है यूजेज और कस्टम में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यूजेज किसी भी चीज की, किसी भी जगह के, यार ये इधर भी फैसले में इसने किया था, उधर भी किया था, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। वो जो है ना जनरल दुनिया के अंदर एक उसकी जो है ना एक जनरलिटी नहीं है कि वो जो है ना दुनिया नहीं करती, कोई कुछ और तरह करता है, कोई कुछ और तरह करता है, लेकिन जो है अगर यूज की हुई है तो उसको यूजेज कहते हैं, लेकिन वो फुली लीगली सब्सटैंशिएट नहीं हुई, वो लीगली जो है ना बाइंडिंग नहीं कंसिडर की जाती। हिस्टोरिकल बेसिस, सारी बेसिस ट्रीटीज की जो है वो आपके कस्टम्स है, ठीक हो गया, कि जब आफ्टर कोडिफिकेशन अप्लाई की, ताकि जो है जो भी ट्रीटीज आपकी हुई
उन्होंने इन कस्टम्स को रीइंफोर्स किया, उन्होंने इन कस्टम्स को सपोर्ट किया, ठीक है। एक्सेप्टेंस बायलैटरल नहीं, यूनिलैटरल नहीं होनी चाहिए, बायलैटरल होनी चाहिए। किसी भी इंडिया और पाकिस्तान के फैसले के अंदर अगर कोई कस्टम यूज होता है तो उसका ये नहीं होना चाहिए कि यूनिलैटरल एक्सेप्टेंस हो, कि मैं उसको कहूँ कि यार मेरा तो एक कस्टम है, मुझे तो लगता है ऐसे ही है, वो कहे नहीं है ऐसे नहीं है। उसको कस्टम की जो है ना एक इम्पोर्टेंस और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी दोनों मुल्कों के अंदर होनी चाहिए जो उस कॉन्टैक्ट के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मैंने आपको बताई है कि पर्सनल प्रोटेक्शन होती थी एमिसरीज जो बाहर से आते थे उनकी, ठीक हो गया। या फिर जो है आपका एक क्लिपर्टन आइलैंड केस है, जो कि एक जो है आइलैंड था मैक्सिको के करीब, जहां जो है फ्रांस का बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंटेस्टेड बड़े अरसे से एक जो है फ्रांस का उधर कब्जा था। तो जब फ्रांस की कॉलोनाइजेशन खत्म होने लगी, अपना मुल्कों में आने लगे, तो फ्रांस ने कहा कि यह हमारा मुल्क है, क्योंकि जो है हमारे मुल्क का हिस्सा है, क्योंकि हमने इतने अरसे से ही अपने पास रखा हुआ है। तो जो है ना मैक्सिको ने, क्योंकि मैक्सिको के बिल्कुल साथ था, तो मैक्सिको ने कहा कि हमारी जो है ना क्लेम बनता है क्योंकि हमारे करीब है ये। लेकिन फैसला क्या हुआ कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग अनइंटरप्टेड अनकंटेस्टेड उस टाइम नहीं कहा, तो अब क्यों कह रहे हो, वो वाली बात है। अगर जो है चले तो डोमेस्टिक लॉ में भी आपको पता है कि कब्जा अगर इतनी ही देर तक हो जाए और किसी ने कभी उसको चैलेंज ही नहीं किया, एक चीज होती है लैचेस का प्रिंसिपल होता है लॉ के अंदर, कि अगर एक मसला चल रहा है, मेरी जगह पे किसी ने कब्जा किया और मैंने 2 4 10 साल से कुछ कहा ही नहीं है उसको, तो इसका मतलब है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है उसका कब्जा, ठीक हो गया। पैक्वेट हबाना केस जो है ना, इसके अंदर अनआर्म्ड फिशिंग वेसल्स कैन नॉट बी सीज्ड आफ्टर ब्लॉकेड, के ब्लॉकेड के अंदर जो आपके अनआर्म्ड फिशिंग वेसल्स हैं, जो कि मछेरे हैं, उनको आप जो है ना सारों को नहीं पकड़ सकते ब्लॉकेड के अंदर, और पकड़ पकड़ के डाली जाए जो है ना। तो ये एक इंटरनेशनल कस्टम का हैसियत रखता है। ये सिमिलर कस्टम्स जो है, हमने नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केसेस हम बाद में भी डिस्कस भी करेंगे। वेस्टलैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी केस, इनके अंदर जो है हमने कस्टम्स देखे। ये वर्ड और जो है एग्जांपल्स आप यूज भी कर सकते हैं अपने उसके अंदर। फिर उसके बाद जो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स, ये जो है अगला उसका आपकी तीसरी सोर्स है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक हो गया। और इस तीसरी सोर्स के ऊपर हम बात करते हैं अपने अगले और पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो हमारे जो है तीसरी जो सोर्स है वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट। अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो हमने बात की पिछले, हम अपने लेक्चर के पार्ट के अंदर हम ये बात कर रहे थे, और हमने जो है ये बातें की पहली 2 सोर्सेज की। अब हम तीसरी सोर्स की बात कर रहे हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशंस क्या है। वो सेकंड, ये जो है इन सोर्सेज को बेसिकली जो है ये नॉन बाइंडिंग सोर्सेज है, ठीक हो गया। याद रखना है आपने, जो पहली 2 सोर्सेज थी वो बाइंडिंग सोर्सेज थी, ये नॉन बाइंडिंग सोर्स है। ये जो है किसी मुल्क के ऊपर जरूरी नहीं है, लेकिन ये वो जो है कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कॉमन है सारे सिस्टम्स के अंदर, म्युनिसिपल लॉ के, आपके जो है ना डोमेस्टिक लॉ के, इनके अंदर जो है जो प्रिंसिपल्स कुछ जो है अप्लाई किए जाते हैं। रेस जुडिकाटा की मैंने बात आपको की थी कि जिसके अंदर एक जो है उसने फैसला कर दिया तो दूसरा जो है उससे नीचे का कोर्ट या उसके सिमिलर लेवल का कोर्ट नहीं फैसला करता। क्रिटिसाइज्ड बाय पॉजिटिविस्ट एज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि जो है ये देखो बात वही है कि जो है ना ये जरूरी थोड़ी है कि एक जो लॉ कुछ कानूनों कुछ मुल्कों के अंदर लगता है वो इस सिचुएशन में भी लग जाता है, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये हेल्प करता है। इनएग्जॉस्टिबल रिजर्वॉयर ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स फ्रॉम व्हिच द ट्राइब्यूनल्स कैन डिसाइड, कि जो है इनएग्जॉस्टिबल बहुत सारे जो कि लीगल प्रिंसिपल्स हैं, लीगल आइडियाज हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। ये है वो जनरल प्रिंसिपल्स जब कस्टम्स और ट्रीटीज साइलेंट हो। तो याद है कस्टम्स और ट्रीटीज अगर नहीं है तो फिर हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वो जनरल प्रिंसिपल्स है। तो अगर जो है एग्रीड बाय सम हो और जनरली एग्रीड हो, इनमें फर्क है। जनरली एग्रीड है कि पूरी दुनिया के अंदर ये चीजें अप्लाई की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेस जुडिकाटा, मैंने कहा कि एक मैटर जो है जो एक सुपीरियर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो फिर उसका सिमिलर लेवल का कोर्ट या उसके लोअर लेवल के जो कोर्ट हैं वो उसके ऊपर जो है दोबारा फैसला नहीं कर सकते उस चीज के ऊपर। रेस सबजुडिस के जो चीज, ये डोमेस्टिक लॉ में भी है कि जो चीज के ऊपर फैसला हो रहा है, मैटर अंडर ट्रायल है किसी और कोर्ट के अंदर, तो उसके ऊपर वो सबजुडिस मैटर है तो उसके ऊपर दोबारा जो है ना फैसला नहीं होता। जैसे डबल ज्योपर्डी है कि आप डबल जो है ना पनिशमेंट किसी क्राइम की नहीं देते। तो ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं उन जनरली एक्सेप्टेड लॉज की। उसके बाद हमारी एक सोर्स है जुडिशियल डिसीजंस की। वो पहले डिसीजन, जैसे केस लॉ होता है डोमेस्टिक उसके अंदर, तो ये भी नॉन बाइंडिंग सोर्स है। वो पहले डिसीजंस जो कि जो है ना ले चुके हैं इसके ऊपर।
तो ये जरूरी नहीं है कि पहले अगर इस ऐसे मैटर के ऊपर ऐसा फैसला हुआ था या केस लॉ था, वो कभी भी बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन वो गाइड करता है नेचर को। ठीक है, आर्टिकल 59 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट्स, ये आपने कोट करनी है चीजें बातें करते हुए, कि डिसीजंस जो है वो बाइंडिंग सिर्फ पार्टीज के बीच में होती हैं। कोई भी डिसीजन है वो सिर्फ पार्टीज के बीच में वो बाइंडिंग होता है। ठीक हो गया। और जो है स्टेट की जुडिशियल डिसीजंस जो है वो सर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स को, जो कि आपके डिसीजंस फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स के, फॉर एग्जांपल पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स वगैरह के कोई डिसीजंस अगर हुए तो प्रेसिडेंट जो है वो बन सकते हैं इस सारी की सारी चीज के। ठीक हो गया। आर्टिकल 33(2) ऑफ जो है यूएन चार्टर, वो क्या कहता है कि जो प्रोविजंस हैं वो कंस्ट्रू नहीं करनी चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर प्रोविजंस, के अगर कोई एक प्रोविजन है, कोई एक फैसला है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर जाए। तो इस केस में भी ऐसे है कि ये बाइंडिंग नहीं है किसी मुल्क के ऊपर, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये गाइड आपको कर सकती है। ठीक हो गया। और आखिरी जो आपकी सोर्स है वो आपकी क्या है, जुडिशियल वर्क्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट। मैंने आपको कहा है कि कई दफा कोई टेक्निकल मैटर्स आ जाते हैं जहाँ सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए होती है, जहाँ मुझे नहीं पता, जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिकल वेपन्स की रिस्ट्रिक्शन की बात है, तो केमिकल वेपन क्या है, क्या केमिकल वेपन होता है और क्या केमिकल वेपन नहीं होता, ये कोई एक्सपर्ट ही मुझे बता सकता है। ठीक हो गया। तो जस्टिस ग्रे इन पैकेट हबाना केस, जो कि जो है मैंने आपको कहा है कि केस भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपकी फिशिंग राइट्स और वेसल्स और उनके अंदर क्या ब्लॉकेड है और ब्लॉकेड को क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो ये एक एक्सपर्ट बता सकता है। तो ये भी चीज क्या है, ये भी गाइडिंग है, ये बाइंडिंग नहीं है, ये गाइडिंग है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अगर ये भी सोर्सेज हमारी हेल्प ना करें तो और क्या सोर्सेज हो सकती हैं, डिसीजन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह का या यूनेस्को का या यूएनडीपी का, या इनके कोई फैसले हो जाते हैं। एक्स इक्विटी बोनो, इसका क्या मतलब होता है कि इक्विटी से लेके कॉन्शियंस तक, इक्विटी के आपस में जो है इक्वालिटी, आपस में जो है जरूरत के हिसाब से जिसके जो राइट्स बनते हैं उसके हिसाब से फैसला हो, और कॉन्शियंस के हिसाब से फैसला हो। स्टेट गाइडेंस फॉर ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर्स को गाइडेंस ऐसी मिलती है, स्टेट्स कुछ डोमेस्टिक को बताती हैं कि इस तरह से आपको फैसला करना चाहिए। रीजन हो गया, रीजन क्या है, आपकी जो आपकी लॉजिक, आपके फैसले उसके ऊपर हो, आपकी इक्विटी एंड जस्टिस के ऊपर फैसले हो। स्टेट रिसर्च पेपर्स जो है उसके ऊपर हो सकते हैं। इंटरनेशनल कमिटी के, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको किस तरह चीजों को देख रही है। ठीक है, तो ये सब गाइडिंग फैक्टर्स हैं किसी भी डिसीजन के लिए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लेना है किसी भी मैटर के ऊपर। उसके लिए गाइड करने के लिए एक जो है सोर्स बनाइए कि मैं कहां से फैसले लूं। दो बाइंडिंग सोर्सेज, ट्रीटीज और कस्टम्स, और उसके बाद की सोर्सेज जो है वो आपकी वो सपोर्टिंग सोर्सेज है। ठीक हो गया। तो आपकी इसके अंदर जो बात है वो ये है कि तो आपकी इसमें जो बात अब है कि वो इसको अब क्लासिफाई हम किस तरह से इसको करें। ठीक है, क्लासिफाई इनको हम कर सकते हैं दो तीन तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं कि सोर्सेज, अब हमें समझ आ गई क्या सोर्सेज हैं, क्या हायरार्की में अप्लाई होती हैं, किस ऑर्डर में अप्लाई होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इनको क्लासिफाई अब हम किस तरह कर सकते हैं। एक सोर्सेज होती है प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज जब भी एग्जाम में भी क्वेश्चन में भी आए कि प्राइमरी सोर्सेज बताओ, तो प्राइमरी सोर्सेज दो हैं, कस्टम्स और ट्रीटीज। ये दो प्राइमरी सोर्सेज हैं। ये वो सोर्सेज हैं जो कि आपकी जो है इंटरनेशनल लॉ के अंदर प्राइमरी, क्योंकि बाइंडिंग होती है वो, क्योंकि इन पे फैसला करना होता है, मुल्कों को फॉलो करना होता है। एक होती है सेकेंडरी सोर्सेज जो होती है नॉन बाइंडिंग जो है ट्रीटीज नहीं, नॉन बाइंडिंग सोर्सेज आपकी, जो कि आपकी जो है बेसिकली इसके अंदर क्या करती है कि आपकी नॉन बाइंडिंग आपकी सोर्सेज हैं, तो वो जो उसके बाद के सोर्सेज हैं उनको आप सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। एक और जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो फॉर्मल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज के अंदर है। मटेरियल सोर्सेज, फॉर्मल सोर्सेज है कि क्या लॉ क्या है, लॉ क्या है का मतलब है कि लिखा हुआ लॉ, जैसे ट्रीटी के अंदर है कि लिखा है ये लॉ है, ये लॉ जो है ना आपने इधर से करना है और इसी पे ही फैसला करना है।
ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर रूम फॉर इंटरप्रिटेशन कम होती है, तो वो ट्रीटीज और कस्टम्स ही है। मटेरियल सोर्सेज जब होती हैं तो उसमें सारी आ जाती हैं। तो कई दफा आपको आएगा कि व्हाट आर द मटेरियल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो उसमें आप सारी की सारी बात बता सकते हैं और उनको अंदर बाइंडिंग या प्राइमरी सेकेंडरी करके भी डिवाइड कर सकते हैं। और आप बताएंगे कि लॉ कहाँ से फाउंड किया जा सकता, कहाँ से मिल सकता है वो लॉ। अगर मुझे लॉ की फैसला करना है तो मैं किधर से फैसला करूंगा। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी समझ आ गई, बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग का, ठीक है। एक में कस्टम्स ट्रीटीज आती है, एक में बाकी सारी आती है। फॉर्मल सोर्सेज है कि एग्जैक्टली लॉ क्या है। फॉर्मल सोर्सेज होंगी तो आपकी ट्रीटीज और कस्टम्स ही होंगी। मटेरियल सोर्सेज है तो उसमें सारे आ जाएंगे, क्योंकि जो है वहां से लॉ जो है आपको मिल सकता है। तो आपको सोर्सेज, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, लंबा लेक्चर था, तो आपको समझ आई कि सोर्सेज क्या हैं, किस तरह मिल सकती हैं, किस तरह जो है आप उस पर फैसला कर सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैसे कर सकती है। इसकी एग्जांपल्स को देखना, समझना, मेरे ट्रीटीज के लेक्चर्स को देखना, इसको पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आते हैं। तो आई वुड वांट कि ये आपका इंशाल्लाह अच्छा हो। सो बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।